यानी कि 30 पहाड़ियों से होकर निकलती है एंड स्लिप बिटवीन द रीजेस, और स्लिप बिटवीन द रीजेस, रीजेस मीन्स लॉन्ग नैरो हिल्स, एक लंबी संकरी पहाड़ियों का क्षेत्र, एक लंबी सी संकरी हुई पहाड़ियों के बीच से स्लिप होते हुए निकलती है बाय 20 थॉप्स ए लिटिल टाउन एंड हाफ 100 ब्रिजेस। कहाँ से? 20 थॉप्स, थॉप्स मतलब गांव, विलेज, मतलब 20 गांवों से होते हुए, एक छोटे से शहर से होते हुए, और फिर 50 पुलों से होते हुए वो निकल पड़ती है। टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म, और लास्ट कहाँ, उसका एंडिंग कहाँ होता है? वो मतलब वो आखिरी जो मकाम जहाँ से वो निकल पड़ती है, वो निकलते निकलते आखिरी स्टेज उसका क्या होता है? वो कहाँ पहुँचती है? फिलिप्स के फार्म लैंड तक। फिलिप की फार्म, फार्म का मतलब होता है कृषि भूमि। फिलिप के कृषि वाले भूमि पर अपने आप को विराम करती है, अपने आप को वहाँ पे थम जाती है, वहाँ रुक जाती है, और उसके बाद एक ब्रीमिंग रिवर में जाकर मिल जाती है। उनको किन किन चीज़ों से पार की? अपने मार्ग के दौरान किन किन चीज़ों से होकर गुजरी बताओ? अपने मार्ग के दौरान, अपने जर्नी के दौरान सबसे पहले वो वैली पहुंची, और वैली से होते हुए 30 हिल्स यानी कि 30 पहाड़ियों से होते हुए फिर रिजेस एंड और स्लिप बिटवीन द रिजेस यानी कि रिजेस समझते हैं, और लॉन्ग नैरो हिल्स, एक लंबी संकड़ी हुई एक पहाड़ियों का क्षेत्र से, फिर वहां से होते हुए 20 झोपड़े, 20 गांवों से होते हुए फिर एक छोटा सा शहर, और उस छोटे से शहर से होते हुए फिर एंड हाफ 100 ब्रिजेस, मतलब 100 का आधा कर दो 150 यानी कि 50 पुलों से होते हुए आखिरकार फिलिप के फार्म तक पहुंच जाती है। और फिलिप के फार्म उसका आखिरी पोजीशन होता है, आखिरी उसके जर्नी का एंड पॉइंट होता है। कौन सा? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ending point of the journey, what is the ending line of journey of Brooks? ब्रुक का ending journey point क्या है? And what is the ending point of journey? Brooks journey. What is the ending point of Brooks journey? ब्रुक की यात्रा का आखिरी जो स्टेज पड़ाव होता है, पॉइंट होता है, वो कौन क्या है? फिलिप फार्म्स। फिलिप फार्म्स के बाद वह शांत हो जाती है। फिलिप फार्म के बाद शांत कैसे होती है? क्योंकि फिलिप्स के कृषि वाले भूमि से होते हुए वो एक ब्रीमिंग रिवर में जा मिलती है। ब्रीमिंग रिवर का मतलब होता है एक नदी जो कि पूरी तरह से भरी पड़ी है, ओवरफ्लोइंग रिवर। यू कैन से ब्रीमिंग रिवर। ब्रीमिंग मीन्स पूरी तरह से भरा पड़ा होना। एक शांत सागर, कैन सी सागर, एक बड़ी सी नदी जो कि पूरा भरा पड़ा है, उसमें जाकर मिल जाती है, और वो उसका भटकना शांत हो जाता है, फिर उसी में समा जाती है, उसी में शांत होकर विचरने लगती है रिवर में। तो कहाँ से गुजरती है? प्रोड्यूसिंग अनवांटेड नॉइजी साउंड्स डाउन टू ए वैली एंड देन टू 30 हिल्स। 30 पहाड़ियों से होते हुए, उनके लॉन्ग नैरो बीच से गुजरते हुए, 30 पहाड़ियों से होते हुए, और उनके रिजेस से होते हुए, बीचों बीच से गुजरते हुए, बिटवीन द रिजेस लॉन्ग नैरो हिल्स, बहुत बड़ा संकड़ा हुआ एक पहाड़ी का क्षेत्र, उसके बीच से होते हुए गुजर जाती है, और गुजरते हुए फिर 20 गांवों से होते हुए, छोटे से शहर से होते हुए, 50 पुलों से होते हुए आखिरकार फिलिप के फार्म पर पहुंच जाती है, और इसके बाद एक बहुत बड़ी सी नदी में जा कर के समा जाती है, and to join the brimming river. And again, for man may come and man may go, but I go on forever. This is the main theme of this poem, you guys. Just marks. Just pay attention to this line. This is the main theme. For man may come and man may go, but I go on forever. Here the poet Lord Alfred Tennyson wants to say that, wants to convey about the mortality of the man. Okay, the ephemerality of the man, the
the transient condition of the man, of the people, of the human creature, the human living, and compared to that, and compared to the eternality of the river. That means to say, इंसान तो जन्म लेते हैं और फिर छोड़ जाते हैं अपना सब कुछ, मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वजूद उनका खत्म हो जाता है। लेकिन इंसान तो उनका प्रादुर्भाव होता है, मनुष्यों का तो प्रादुर्भाव होता है, मनुष्यों का प्रकटीकरण हुआ, लेकिन फिर समाप्त भी हो गए। वो उनका सब खेल, उनका सारा कुछ, सब कुछ, उनका पूरा जीवन अंतोगतवा समाप्त हो जाता है, वे नश्वर हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ब्रुक अपने बारे में कहती है कि वो जब एमर्ज होती है, वो जब प्रकट होती है तो कभी समाप्त नहीं होती है, वो बह चले जाती है, बहते चले जाती है, बट आई गो ऑन फॉर एवर, वो हमेशा बहते चले जाती है, बहते ही चले जाती है। वो किसी इंसान की भांति नहीं है जो कि नश्वर है, जो आया, जो एमर्ज हुआ प्रकृति में और फिर नष्ट हो गया, उसकी भांति नहीं है ब्रुक। ब्रुक तो एमर्ज होती है और सदा बहार रहती है, सदा के लिए बहने वाली होती है, सदा बहते चले जाती है। वो है रिवर, वो है नदियाँ। यहाँ पर कवि साहब इफीमेरलिटी यानी कि मनुष्य की नश्वरता को एक नदी की शाश्वतता से संबंध स्थापित कर रहे हैं, एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं कवि साहब। किसकी? मनुष्य की नश्वरता की तुलना, मनुष्य की नश्वरता और एक नदी की शाश्वतता के बीच में एक कंपैरिजन कवि साहब कर रहे हैं कि मनुष्य तो नश्वर है, वो एमर्ज होता है और फिर समाप्त हो जाता है, लेकिन रिवर क्या है? वो जब एमर्ज होता है, किसी पहाड़ी क्षेत्र से जब कोई नदी गिरने लगती है, वहाँ से प्रकटीकरण होता है, उसका इमर्ज होती है, तो वह सदा के लिए बहते चले जाती है, बहते चली जाती है। इवन कि जब ब्रीमिंग रिवर में जब जा मिल जाती है तो वहाँ भी बहती रहती है अपने अंदाज में। वो कभी उसका बहते रहना जो होता है कभी समाप्त नहीं होता है। इट गोज ऑन फॉर एवर, बट मैन डज नॉट गो ऑन फॉर एवर। ओके, फॉर अ लिमिट पीरियड ऑफ टाइम men survive, after that men's finish, but the going of a brook never finish, it goes on forever. That is what the poet want to describe you about this line. Okay, now again, I chatter over a stony ways and little sharpened dribbles, I bubble into adding bass, I babble on the pebbles. I chatter means unnoisy sound, chattering sound, disturbing sound. Whenever the brook on its way, when it passes through the stony way, it produces a chattering sound, a very disturbing sound, a very unnoisy sound. जब कभी ब्रुक पास करती है स्टोनी वे यानी कि पत्थर वाले, कंकड़ पत्थर वाले मार्गों से जब वो फ्लो करती है तो उनसे टकराते हुए खड़खड़ाने वाली आवाज प्रोड्यूस करती है। इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, a little sharps and trebles means a voice, a very large voice, a very large thinner voice. Okay, treble sound and a bass sound, पतली आवाज को कहते हैं treble sound। तो वो जब पत्थरों चट्टानों से टकराती हुई बहती है तो चैटरिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। वो कैसा ध्वनि रहता है? बिल्कुल लिटिल शार्प्स एंड ट्रिबल साउंड। दैट वाज अ लिटिल शार्प एंड ट्रिबल साउंड प्रोड्यूस्ड created by a movement of the brook while on its stony way। मतलब धीमी और तेज धार एवं बहुत ही तीखा, बहुत ही धीमा, तेज और 3 गुना 4 गुना जोर लाउडनेस उसमें रहता हो। आप समझ जाओ कैसा आवाज है। धीमा, लिटिल मतलब बिल्कुल लिटिल में यानी कि धीमी स्वर में तेज धार वाली आवाज, धीमी स्वर में तेज और
काफ़ी जोर का, मतलब काफ़ी हाई लाउडनेस वाला स्पीच, हाई पिच वाला साउंड को बोलते हैं ट्रेबल। यू नो, आप लोग लिख लोगे, हाई पिच साउंड इज कॉल्ड ट्रेबल साउंड। हाई पिच में धीमी तेज धार वाली हाई पिच की साउंड, तो बिल्कुल धीमी तेज धार में ऊंची पिच वाला एक ध्वनि प्रोड्यूस करती है जब वो पत्थर और चट्टानों वाले मार्ग से टकराते हुए बढ़ती है। I bubble into adding bass, I babble on the pills. Adding bass means, you know, when a brook on its way fall down to the bay. So while moving on its way, the brook when falls into the bays means खाड़ी। आप जानते हो गंगा रिवर की बात अगर आप करोगे तो वो हिमनद से निकलती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार आदि, लखनऊ, इलाहाबाद आदि से होते हुए जो बहते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, दैट इज कॉल्ड एडिंग। और जो गिर रही है दैट इज फॉलिंग फ्रॉम अ सडन हाइट। द ब्रुक व्हेन फॉलिंग फ्रॉम अ सडन हाइट इनटू अ बेस, it forms a spiral movement on the surface of the base. There is a formation of a spiral movement on the surface of the base. खाड़ी में जाके जब गिरेगी तो वहाँ पे एक वेव्स क्रिएट करेगी ना, एक तरंग, दैट इज स्पाइरल, गोल गोल का तरंग, गोल गोल तरंग, यू नो, इन दिस वे स्पाइरल मूवमेंट क्रिएट करेगी। तो गिरेगी तो वहाँ पे स्पाइरल फॉर्मेशन होगा, और स्पाइरल फॉर्मेशन होने से वहाँ पर बुदबुदाहट होगी, एक बुलबुले का फॉर्मेशन होगा, बुलबुलाहट होगी। तो दैट इज, वो अपने बारे में कह रही है कि आई बबल इनटू एडिंग बेस, आई बैबल ऑन द पेबल्स। बैबल मतलब प्रोड्यूस, बैबल इज अ वेरी सॉफ्ट प्लेजिंग साउंड एंड चैटरिंग इज अ डिस्टर्बिंग साउंड, बट बैबल इज द सॉफ्ट प्लेजिंग साउंड, बहुत ही कोमल भरा मनमोहक आवाज। लेकिन चैटर इज अ वेरी डिस्टर्बिंग साउंड विच क्रिएट डिस्टर्बेंस। सो खड़खड़ाने वाली आवाज कह सकते हैं। बैबल सॉफ्ट, जब पेबल्स हैं यानी कि कंकर से जब टकराती हैं, पेबल्स है ना, कंकर और चट्टान नहीं, स्टोनी नहीं, कंकर, सिंपली कंकर आप कह सकते हैं कंकर को। तो कंकर से जब होते हुए गुजरती है तो बैबल साउंड प्रोड्यूस करती है। कैसा? सॉफ्ट प्लेजिंग साउंड प्रोड्यूस करते हुए बढ़ती है। आगे देखिए, with many a curve my banks I freight, by many a field and fallow, and many a fairy foreland set with willow, weed and mallow. In this stanza, poet Alfred Tennyson wants to say about the brook that it moves on taking many curves. It moves on taking many curves and create rough and unpleasant sound on the bank of the, on its own bank, on the bank of the brook. Okay, वो move करते हुए the brook moves on taking many curves. With many a curve my banks I freight. The brook moves on taking many curves and create rough and unpleasant sound on the bank of the brook. You know, banks का मतलब होता है किनारा। अपने ही किनारे में वो एक बहुत ही रफ, एक घटिया और बहुत ही डिस्टर्बिंग साउंड क्रिएट करते चले जाती है। On taking many curves, जब with many a curve my banks I freight, जब वो बहुत सारा कर्व लेते हुए आगे बढ़ती है, कर्व